नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रीड की पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अब डेट फाइनल हो चुकी है कि 25 अप्रैल को रीड का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में जो मैंने अपने इस चैनल पर आरबीएसई बोर्ड की बुक शुरू कर रखी है, उसमें हम 6th क्लास की बुक कर रहे थे। उसमें से हमने 6 चैप्टर ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आज ये मेरा नेक्स्ट वीडियो कोशिका टॉपिक को लेकर है, जो कि आरबीएसई बुक का 6th क्लास का 7th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोशिका एवं कोशिका की खोज के बारे में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि कोशिका की खोज किसने और कब की थी। तो यहाँ पर ये इतना सब कुछ आपके बुक में दे रखा है, उसको हम नहीं वो करेंगे। उसको हम यहाँ देखिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले की थी। उन्होंने एक उनका बनाया हुआ जो सूक्ष्मदर्शी था, उसके द्वारा देखा कि ये डायग्राम में इस तरीके से छोटे छोटे जो है वो कण, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। तब रॉबर्ट हुक ने इन कोशिकाओं और इन संरचनाओं को क्या नाम दिया? कोशिका। अब कोशिका की खोज का आपको फर्स्ट एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। खोज रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, मनुष्य तथा दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, नाम से पता चल रहा है। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिनका शरीर क्या होगा, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जैसे कि मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जीव जंतु हो गए, ये सब क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होंगे? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो कि जिनका शरीर क्या है, एक कोशिका से मिलकर बना है। इनमें दोनों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में समान श्वसन, पाचन, वृद्धि जैसी सभी क्रियाएं होती है। अब प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर जीवों को क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभाजित किया गया। अब आपको पता चला कि उनके जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो उस केंद्रक के चारों ओर प्रेजेंट जो झिल्ली है वो अनुपस्थित है, उपस्थित, उसके आधार पर हम जीवों को प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका का माप। यहाँ फर्दर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो कोशिका का आकार 1 मीटर के 10 लाखवें भाग मतलब माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी, यहाँ पर हमारे नोट्स में इंक्लूड करने वाली बात है, ये सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु की कोशिका है। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जो कि जीवाणु की कोशिका है। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का
अंडा है जिसका आकार आपका 170 से 130 mm होता है। तो यहाँ से हमारे लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपको पता चल गई। कौन कौन सी? एक तो सबसे छोटी कोशिका जो कि माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब हम देखेंगे कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। कोशिका की आकृति जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, वे अपना आकार बदलती रहती, जैसे अमीबा, माइकोप्लाज्मा। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछे कि कौन सी कोशिका अपनी आकृति बदलती रहती है, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। कौन से हो गए एग्जाम्पल? अमीबा और माइकोप्लाज्मा। अब ये तो क्या है, कोशिकाएं जिनकी आकृति समान आपकी नहीं है। और कुछ कोशिकाओं की क्या है, जैसे कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती, जैसे आरबीसी जो है गोलाकार रक्त कणिकाएं। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि कुछ कोशिकाओं की आकृति इस तरह की होती है। कई कोशिकाएं लंबी व तर्करूपी होती हैं, इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसे पेशी कोशिका। तो पेशी कोशिका की आकृति आपकी इस तरीके की होती है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो तर्करूपी पेशी कोशिका होती है। और जैसे कुछ कोशिकाओं की आकृति, कई कोशिकाएं बहुत लंबी व शाखित होती, जैसे कि आपकी नर्व सेल जो है तंत्रिका कोशिका, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। तो मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि जो कोशिकाएं हैं उनकी आकृति जो है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ कोशिकाएं जो है वो क्या होगी कि कुछ कोशिकाओं की आकृति आपकी निश्चित नहीं होती, जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा। कुछ गोल व चपटी होगी, कुछ आपकी तर्करूपी जो कि पेशी कोशिका, और कुछ आपकी न्यूरॉन नर्व सिस्टम जो नर्व सेल जो होती है वो इस तरीके की आकृति आपकी दर्शाती है। अब आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोशिका का आकार जो छोटी बड़ी होती है वो इस पैराग्राफ में है। कोशिका के आकार का संबंध उसके कार्य से होता है। उदाहरण, तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मनुष्य एवं चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी एवं शाखित होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोशिका की जो आकृति है वो ऐसा नहीं कि बड़ा मनुष्य है या फिर बड़ा जानवर है या छोटा जानवर है तो उनकी कोशिकाओं की आकृति भी उनके शरीर के आकार के आधार पर होगी। नहीं, जो कोशिकाओं की आकृति जो है या आकार जो है वो कोशिका के कार्य पर डिपेंड करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तक अंग और अंग तंत्र। तो इसमें आपका क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग बनाते हैं। विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है। तो इसमें आपका कोशिका से क्या बन रहा है? उत्तक, जो कि उत्तक आपको पता है कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा वो उत्तक बनाएगा। उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेंगे। उत्तक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र का निर्माण होता है और पूरे बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, जैसा कि ये सब आपको पता है। अब इसमें ये सारे जो हैं वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, वो हमारे लिए इतना काम का नहीं है। ठीक है, ये प्याज की एक पतली झिल्ली कोशिकाओं को इस डायग्राम में बताया हुआ है कि जो अपनी सेल्स होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है, और ये सब हमारे काम का नहीं है। इसमें सिर्फ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है टॉपिक को। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे काम का है। अब हम
नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिका के विभिन्न भाग। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली। सबसे पहले क्या है, कौन सा भाग है? सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे। यह कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र छिद्र युक्त होती है तथा वसा व प्रोटीन की बनी होती है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आपके नोट्स में इंक्लूड करने जैसा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कौन सी किसकी बनी होती है? वसा व प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी ही होती है। अब कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो जंतु व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या होती है? सेमी परमेबल, मतलब आपकी अर्ध पारगम्य होती है। मतलब कुछ पदार्थों को ही क्या करेगी, जो सेलेक्टिव पदार्थ होंगे उनको ही क्या करती है, कोशिका के अंदर आने देती है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर ही रोक लेती है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पर है कि पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए। क्या कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज का मोटा आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति जो है वो निश्चित होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंट है दोनों में। तो पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाएगी और वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो ये कोशिकांग है सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक आदि संरचनाएं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका के केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में न रहकर एक तरफ होता है। यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है कि जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है वो बीच में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, उसके कारण केंद्रक जो है वो थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा, परिधीय स्थिति उसकी होती है। अब बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ होता है। यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसकी दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। एक मिनट, यहाँ से ये मिटा देते हैं। सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे की समान संरचना होती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर वापस आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रिका है वो केंद्रक में पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। दूसरी चीज़ कि केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं होती जिन्हें हम
गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं और आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक कौन पहुंचाएंगे? जीन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा हुआ भी है क्वेश्चन कि आनुवंशिक इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स के बारे में ध्यान पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक, यहाँ पर देखिए, ऐसी कोशिकाएं मतलब ये बताना चाह रहा है कि जीवाणु जो है उसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब आप समझ गए कि जिस केंद्रक के चारों ओर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक जो है इतना विकसित नहीं है, मतलब उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, वो होगा आपकी कौन सी कोशिकाएं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तथा अब आपका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पता चल गया, ऐसा जिसका केंद्रक क्या होगा? विकसित नहीं होगा, उसमें केंद्रक झिल्ली आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरी कोशिका जो क्या है? ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तथा इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। तो अब ये सिर्फ 6th स्टैंडर्ड है, इसलिए थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको बताया हुआ। बाकी उसकी आगे डिटेल स्टडी कि उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, किस तरीके से कार्य होता है, ये सब हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जो आपका कोशिकांग के बारे में देख लेते हैं। ये जो डायग्राम दे रखे हैं ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम आपको बताया हुआ है। अब कोशिकांग, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहले हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे एग्जाम्स में लगभग बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइसोसोम, इनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि लाइसोसोम जो है वो उसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्योंकि उसके अंदर आपके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो या मृत हो जाती है तो ये क्या करेंगे? लाइसोसोम फट जाएंगे और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। अब दूसरा है गोल्जिकाएं। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो कैमिलियो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गोल्जिकाए के बारे में सबसे पहले विवरण दिया, इसीलिए इनका नाम भी गोल्जिकाए पड़ गया। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह दोहरी झिल्ली से ढकी आकृति है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बन गया कि 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें दोहरी इकाई झिल्ली प्रेजेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी भीतरी भित्ति बहुत वलित होती है। इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, किसमें क्रिस्टी पाई जाती है? कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसमें क्रिस्टी पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, इस कारण इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए इतने से पैराग्राफ में से। सबसे पहले दोहरी इकाई झिल्ली वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, क्रिस्टी किसमें पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपका एटीपी के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।
अब अंतःप्रद्रवी जालिका, नेक्स्ट कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचना है। यह 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। अब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हम उसे बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम का काम है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो खुरदरी और चिकनी, मतलब खुरदरी मतलब क्योंकि राइबोसोम कण के रूप में उसके ऊपर पाए जाते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी रफ हो जाती है। और चिकनी जिस पर राइबोसोम आपके प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिन्हें क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। तो प्लास्टिड में क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल प्लास्टिड में पाया जाता है, तथा हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। अब आपको पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण क्या होता है, इनकी पादपों की पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पर ये और आपका इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट आपके नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका आपको पता है कि पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर बताया गया रिक्तिका। इस रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका प्रेजेंट होने की वजह से पादप कोशिका का क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो आपका साइड में, बीच में ना प्रेजेंट होकर साइड में खिसक जाता है। तो पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। और रिक्तिकाओं का काम होता है उनमें भोजन संग्रहण किया जाता है। अब आपके थोड़ा सा 2 साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और सतीश सी माहेश्वरी। इनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, कभी बाई चांस आपसे पूछ ले तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म अविभाजित भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1943 में बीएससी ऑनर्स तथा ये सब अपने काम कर रही हैं। इनका सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिएगा आप कि इन्होंने क्या किया, डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया था। तो डॉक्टर खुराना ने क्या काम किया था? प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को बताया था। और इन्हें 1968 में आनुवंशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बाई चांस कभी आपसे पूछ ले कि भारत के कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको आनुवंशिकी में योगदान देने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी। इनकी एक बुक है ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स, इसके बारे में इन्होंने इसका और सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, सतीश सी माहेश्वरी ने बीएससी ऑनर्स, एमएससी एवं पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने प्रोफेसर बीएम जौहरी के मार्गदर्शन में डकवीट लेमनेसी फैमिली का सबसे छोटा पुष्पी पादप की इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया। तो इस तरीके से आप इनकी ये बुक के बारे में और इनको देख लीजिएगा। सॉरी, तो अब इसमें ये समराइज किया हुआ है कि हमने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की। और शत्रुमुख कांडा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली का
अभाव हो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है और जिसमें प्रेजेंट हो यूकैरियोटिक कोशिका। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ये पूरा आपके इस चैप्टर को समराइज किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हम कर लेते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? अब आपने इतना अच्छे से मेरे साथ पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लास्टिड। जैसा कि पता है आपको, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा प्लास्टिड। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट चैप्टर हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।